बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से मुसलसल अफवाहों की जद में है। यहाँ कोई बात हतमी कही नहीं जा सकती। हमारा जो नेशनल जो हमारा फेस है, हमारी जो पहचान है, वो ये बन चुकी है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और हमें सुनाया कुछ जाता है, होता बाद में कुछ है। हमें बताया कुछ जाता है और निकलता कुछ है। हर हुक्मरान ने यहाँ दर्जनों पटारियां हर वक्त अपने साथ हर हुक्मरान उठाए फिरता है, और किस पटारी में उसने क्या रखा हुआ है इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। हम धोखा और झूठ और हम एक दूसरे के एतमाद को ठेस करने में, ठेस पहुंचाने में और एतमाद को तोड़ने में शायद हम दुनिया की बदतरीन जो है वो कौम बन चुके हैं। तो एक बंदा एक बात करता है, दूसरा कहता है यार जान दे, रहन दे, छोड़ो यार, जाने दो, ये नहीं है ऐसे है। तीसरा कहता है ऐसे नहीं है ऐसे है। तो मैं आज ना कहीं बैठा हुआ था तो यही बात हो रही थी, तो किसी बंदे ने को बात की, दूसरा कहता रहन दे यार, तेन नहीं पता, मुझे पता। यहाँ जितनी जितनी पाकिस्तान की आबादी है, हर बंदे के पास हर किस्म का नॉलेज है तारिक साहब। हर बंदा यहाँ आला नस्ल का हकीम है, आला नस्ल का यहाँ डॉक्टर है, और नहीं है तो वो कहते हैं ना कि हमें अपना काम नहीं आता। अभी जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया बतौर निगरान वजीर आजम, ये 2018 में भी आया था, और ऐसी ऐसी गॉसिप्स और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो मैंने कहा कि जनूबी पंजाब के ऊपर अथॉरिटी हैं तारक कुरैशी साहब, जिनकी जिंदगी का एक खासा अरसा मुल्तान में गुजरा, और जो मुल्तान के जो सियासी हलके हैं, मुल्तान के जो समाजी हलके हैं, और मुल्तान के जो साहिब राय हलके हैं, उनमें तारक कुरैशी साहब अच्छे खासे मकबूल और अच्छे खासे राब्तों वाले थे। तो तारक साहब बताएं, ये जो नया वजीर आजम के लिए नाम आया, एक तो ये बात सामने आ रही है कम से कम 2 साल के लिए होंगे, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो अपना जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, ये अपना काफी अरसा जो है पाकिस्तान से मुल्क बाहर रहे हैं, सफीर रहे हैं। इनके बारे में क्या जानते हैं? कोई इनकी वल्दियत में नाम लिख रहा है वो अपना किसी शाह साहब का, और कोई किसी का नाम लिख रहा है। तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आपका इनके साथ बहुत गहरा इनकी फैमिली के साथ ताल्लुक है। जी, ओवर टू यू तारक साहब। जी शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब देखें, मैं जलील अब्बास पे तो बाद में बात करूंगा, पहले आपसे ये बात करूं जो आपने बात की ना कि निगरान हुकूमत 2 साल रहेगी। लेकिन 2 साल का अभी तो नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई निगरान ना आ जाए, क्योंकि इसके अंदर 2-3 ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मार्च 2023 से आगे ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मार्च में जो मौजूदा सेनेट है, इसमें आधे अरकान की जो रुकनियत है वो मार्च 2024 में ख़त्म हो जाएगी और सेनेट आधी हो जाएगी। और आपको पता है कि जो सेनेट का ऐवान है वो परमानेंट ऐवान होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो सेनेट की तकमील जो है वो बड़ी अहमियत रखती है टेक्निकली। एक बुनियादी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो IMF से ताज़ा तरीन जो मायदा हुआ है उसके अंदर एक किस्त उन्होंने वादा किया है कि निगरान हुकूमत को मिलेगी, और बाकी जो 2 किस्तें हैं वो इलेक्टेड हुकूमत को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल बैरियर है जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि ये मार्च 2024 से इलेक्शन ज़्यादा आगे जाता नजर आएगा। पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं जलील अब्बास की तरफ। देखिए, जलील अब्बास जिलानी का ताल्लुक जो है वो एक ऐसी फैमिली में से है जिसमें मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि प्योरली ब्यूरोक्रेट और जजेस, मतलब उनकी एक फैमिली के अंदर ये सारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके मामू रहे थे। जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, ये जलील अब्बास के सगे मामू थे। इनके दूसरे मामू थे सलीम अब्बास जिलानी, सेक्रेटरी डिफेंस रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। नहीं, मैं बात ये कर रहा था कि हमारे अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक बड़े जुगादरी मतलब सहाफ़ी आपके, जिनका क्लेम ये है कि वो इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के वो अपने आप को सुपर किंग समझते हैं। मौसूफ अभी बयान कर रहे थे और ये मतलब ये कह रहे थे कि जी ये यूसुफ रज़ा गिलानी के भी अजीज़ हैं, बिल्कुल उनके अजीज़ हैं।
लेकिन मौसूफ ने साथ ही अगली कलाबाजी ये मारी कि जी इनके एक भाई सलीम बास जिलानी थे जो सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं। अब वो मसला ये है कि जो इसके नाम के साथ जिलानी लग जाए ना, वो जबरदस्ती। यहाँ इसी तरह मैंने देखा था कि एक दफा एक चैनल पे एक साहब, बहुत बड़े साहबी जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, वो फरमा रहे थे कि जी शौकत तरीन और जहांगीर तरीन जो है ना वो आपस में फर्स्ट कजन है। अब मसला ये है कि इस्लामाबाद में लोग बैठ जाते हैं और ना उन्हें पूरा तारीख का पता होता है, ना जोग्राफिया का पता होता है, और वो ब्रेकिंग न्यूज के कल्चर में वो कहते हैं बस जल्दी से जल्दी बयान कर। अब इसमें जलील अब्बास के बारे में मैं बताऊं आपको कि 2018 में ये बड़ा मजेदार एक काम हुआ था कि 2018 में इनके जो सगे मामू हैं जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुए, तसद्दुक जिलानी का नाम पेश किया मुस्लिम लीग नवाज ने, जबकि जलील अब्बास का नाम पेश किया पीपल पार्टी ने, क्योंकि उस वक्त पीपल पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे खुर्शीद शाह साहब, नाम उन्होंने पेश करना था। तो उन्होंने दो नाम पेश किए, उन्होंने एक इनका नाम पेश कर दिया जलील अब्बास का और एक इनके मामू सलीम बास का, यानी एक ही घर से 3 नाम 2 पार्टियों ने पेश कर दिए मुख्तलिफ और निगरान वजीर आजम के लिए, लेकिन बाद में वो नाम नहीं चल सके। अब जलील अब्बास के बारे में आपको मैं बता दूं, मतलब ही इज ए जेम ऑफ ए मैन, बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, और मुल्तान में मतलब स्कूल इन्होंने मुल्तान पायलट स्कूल से तालीम हासिल की, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। हमारे के जो ये जो CSS में जिसे हम कॉमन कहते हैं, ये 7वें कॉमन के बेसिकली सिलेक्टेड हैं, 7वें कॉमन में ये सिलेक्ट हुए थे फॉरेन सर्विस में। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ बड़ी हाई प्रोफाइल उन्होंने नौकरी की, ऑस्ट्रेलिया में रहे, अमेरिका में 2 दफ़ा रहे, पहले कॉन्सुलेट जनरल रहे, फिर उसके बाद ये एम्बेसडर भी रहे, फिर सेक्रेटरी आपके फॉरेन सर्विसेज भी रहे। 1988 में जब बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट बनी थी तो ये मोहतरमा बेनज़ीर गवर्नमेंट में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी उनकी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी इन्होंने काम किया। तो मतलब इनको पास तजर्बा बहुत पूरा है। लेकिन जो मैं अभी तक, मियां साहब आप नामा निगार हैं, आप जिसे कहते हैं एक आला दर्जे के रिपोर्टर हैं, आपकी रिपोर्टिंग ठीक होगी कि जलील अब्बास को प्रोटोकॉल भी मिल रहा है और चैनल भी चीफ रहे, लेकिन मेरा जो तजिया है एज ए खबर निगार या तजिया निगार, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जलील अब्बास का नाम मैं नहीं समझता। गुजारिश ये कर रहा था कि मियां साहब आपकी बहैसियत एक रिपोर्टिंग के और एक इंतहाई सीनियर खबर निगार के और अखबार के हवाले से अखबारी सनत में एक इंतहाई सीनियर होने के, आपके पास खबर के तौर पे तो मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ना मेरी एक कैपेसिटी है कि जलील अब्बास का नाम, क्योंकि इस वक्त चैनल में भी एक डर्टी रेस शुरू है और वो चल रहा है। लेकिन जलील अब्बास के बारे में तमाम चीजें पॉजिटिव होने के बावजूद जो असल चीज जिसे मैं समझता हूँ एक मतलब तजिया निगार के तौर पे, वो नेगेटिविटी ये है कि वो उनके ऊपर लेबल है कि वो प्रो अमेरिकन है और अमेरिका के साथ अमेरिकन लॉबी में उनके बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जिन मुल्कों पर इन्हिसार कर रहा है उसमें सऊदी अरब, चाइना, ईरान और रशिया, इन 4 मुल्कों को नाराज करने की पोजीशन में मैं नहीं समझता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी क़यादत हो, वो इन 4 मुल्कों को नाराज करके एक ऐसे आदमी को निगरान वजीर आज़म के तौर पर लाए जिसके ऊपर लेबल है कि वो अमेरिकन ऑफिस। आपकी बात में बहुत वजन है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में हमारे दोस्त ने बताया कि उनके घर पे प्रोटोकॉल लग चुका है और सिक्योरिटी भी उनको मिल गई है, और वो जो प्रोटोकॉल एक दिन पहले जो सारे जो लवाजमात होते हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो इस हवाले से और नाम भी बहुत आ रहा, काफी दिनों से आ रहा है, इसलिए मैंने बात की थी। लेकिन आपका जो आपके पास बहुत वेटी आर्गुमेंट्स हैं। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें प्रोटोकॉल करने की बात, तो यहाँ शायद आपको याद हो अभी 6-7 महीने पहले जब आर्मी चीफ लगना था तो रोज यहाँ एक नई खबर आती थी जी फलाने कोर कमांडर को प्रोटोकॉल मिल गया है, फलाने कोर कमांडर को ये हो गया। यहाँ ये जो रेस शुरू हुई है ना सर ब्रेकिंग न्यूज की, उसमें बगैर सोचे समझे, क्योंकि 2018 में भी जलील अब्बास का, हालांकि जलील अब्बास के बारे में इमरान खान भी मतलब उसको नेगेट नहीं करेंगे, लेकिन उनका नाम ड्रॉप सिर्फ इसी वजह से हुआ था कि एक लेबल्ड आदमी के हवाले से। और क्योंकि इस वक्त हमारा अभी आपको पता है ताज़ा ये जो जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो उसके ऊपर बाकी इल्जामात अलहदा, सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि CPEC के हवाले से और चाइनीज रिलेशन को उसने डिस्टर्ब किया। दूसरी बात मैं मियां साहब आपको एक
एक और तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप जरा गौर करें कि ये जो इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, इसमें सारी की सारी अमेंडमेंट हुई है निगरान हुकूमत की फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में। तो जरा इस चीज को जहन में रखें कि निगरान हुकूमत को इख्तियार उन्होंने ये नहीं दिया कि वो फॉरेन पॉलिसी क्या बनाएगा। निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए जा रहे हैं फाइनेंस के हवाले से। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा अभी भी हंच ये है कि इस निगरान वजीर आजम के तौर पे कोई ना कोई फाइनेंशियल रिजल्ट आ सकता है, और हफीज शेख का नाम जो है वो स्मोक स्क्रीन के तौर पे है। मैं तो अभी भी मियां साहब इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि 80% चांस इसहाक डार साहब। हाँ, क्योंकि वैसे बात आपकी ठीक है, उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हुए हैं वो उन्होंने किए हैं, तो उनकी कॉन्टिन्यूएशन के लिए भी उन्हीं के जरिए होगी। अगर वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो किसी न किसी तरीके से एडवाइजर के तौर पर शायद सेटअप में जरूर नजर आते हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब देखें, अगर आप बात जलील अब्बास की करें ना, देखें जलील अब्बास को सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो जलील अब्बास जहाँ एक तरफ उनका ब्यूरोक्रेट की फैमिली है कि उसके मतलब जलील अब्बास के आप ये देखें कि 2 मामू फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए, एक सलीम अब्बास जिलानी सेक्रेटरी डिफेंस रिटायर हुए, दूसरे मामू छोटे जो थे इत्जाजुद्दीन अहमद वो एफबीआर के चेयरमैन रिटायर हुए, जबकि तीसरे मामू तसद्दुक जिलानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, चौथे मामू जो है बोर्ड के भी थे, सेंसर बोर्ड के भी थे इनके को रिलेटिव, वो प्रोफेसर सजाद हैदर साहब थे। वो ये सारे भाई हैं आपस में, सजाद हैदर साहब, इत्जाजुद्दीन साहब, सलीम अब्बास साहब, तसद्दुक जिलानी साहब, ये चारों भाई हैं और ये चारों जलील अब्बास के मामू हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ आपसे, इनके वालिद साहब का क्या नाम है, क्या नाम था इनके? जलील अब्बास जी, जलील अब्बास के वालिद थे मजहर अब्बास, वो तहसीलदार थे, फिर तहसीलदार से मजिस्ट्रेट होके एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू रिटायर हुए थे, मजहर अब्बास। सोशल मीडिया शमशाबाद में इनका घर है, इनका के बिल्कुल सामने। कहाँ पे? शमशाबाद में? जी, शमशाबाद मुल्तान में इनका घर है। जलील अब्बास ने भी मैट्रिक पायलट स्कूल से किया, उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने सारी तालीम हासिल की। अच्छा, और जलील अब्बास जहाँ जलील अब्बास पे अमेरिकन लेबल है ना, एक और लेबल है जलील अब्बास पे कि जलील अब्बास की यूसुफ रजा से करीबी रिश्तेदारी है, क्योंकि यूसुफ रजा की जो बेगम साहिबा हैं वो जलील अब्बास सगे खालाजाद बहन भाई हैं। जी, अच्छा, इसके बाद जहीर गिलानी साहब की बेगम और पीर इसरार शाह साहब की बेगम थी, वो सगी बहनें थी। गिलानी साहब की बेगम की वालदा सगी बहनें थी। जी, जलील अब्बास की वालदा और यूसुफ रजा की जो सास साहिबा है, मतलब खुशरामन, वो सगी बहनें आपस में। अच्छा, एक और कंफ्यूजन चल रही है, जरा इसकी वजाहत फरमा दें कि रमजान शाह जो डीएसपी थे, जब लियाकत अली खान की शहादत हुई तो वो कहते जी ये सैयद अकबर को, जो लियाकत अली खान का कातल था, उनको गोली इन्होंने मारी थी, और वो ये जलील अब्बास साहब के वालिद साहब कंफ्यूजन फैला रहे हैं, यही लोग फैला रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, रमजान शाह गिलानी साहब का एक और आपको इनका मतलब पॉलिटिकल रिश्ता बता दूं कि रमजान शाह गिलानी साहब जो हैं ये नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम के बहनोई थे। अच्छा, उनके सगे बहनोई थे। ये नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम की जो छोटी बहन थी वो रमजान शाह साहब, यानी जलील अब्बास की जो नानी थी वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की बहन थी। ठीक। अच्छा, इसका मतलब रमजान शाह साहब जो हैं वो जलील अब्बास के क्या लगते हैं? मामू? नाना लगते हैं। अच्छा, नाना, ठीक। अच्छा, तो ये अब कह रहे जी वो जो रमजान शाह इन्होंने वो सैयद अकबर को मारा था, वो किस्सा जरा थोड़ा सा बता दें। वो ऐसे है कि जब लियाकत अली खान साहब का मर्डर हुआ उस वक्त रमजान शाह जिलानी साहब जो थे वो एसपी स्पेशल ब्रांच थे रावलपिंडी डिवीजन में, लेकिन सैयद अकबर को जिसने गोली मारी थी, उसका नाम था सब इंस्पेक्टर नजफ अली खान। ये नजफ अली खान वही नहीं है जिनको मुल्तान में 4 मरबे जमीन जो गिफ्ट की गई थी?
जी जी, इसको इस मतलब इस कारनामे पे इसको जमीन भी मिली थी, प्रमोशन भी, और ये मुल्तान तहसील में ही मखदूम रशीद से थोड़ा सा आगे जाके ना इसको नजफ का रकबा है जो इसको गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था। गवर्नमेंट ने? अच्छा, किस खाते में उसको ये 4 मरबे जमीन है, वो भी इतने कीमती इलाके में, किस खाते में अलॉट हुई? ये यहाँ जो ये मियाँ साहब ये जो जहानिया के साथ था ना, ये सरकारी जमीन थी, मुख्तलिफ चकूक थे ये, तो यहाँ बहुत लोगों को अलाट हुई, बहुत सरकारी अफसरों को जमीनें अलाट हुई हैं, लोधरा में, जहानिया में, इधर खानेवाल में, ये वहाँ जमीन उसी हवाले से ये जमीनें अलाट हुई। लेकिन किसी सब इंस्पेक्टर को 4 मरबे जमीन अलाट होना, ये मेरे लिए, मुझे कम से कम ये खबर हजम नहीं हो रही। ये इस मुल्क में मियाँ साहब, अगर आप इस मुल्क की तारीख पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी बातें नजर आएंगी जो आपको हजम नहीं होंगी। ये भी तो पाकिस्तान की तारीख है ना, कि यहाँ गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद साहब मफलूज थे, वो उनकी जबान मतलब वो बोलने से भी कासिर थे। उनके पास एक नर्स होती थी एंग्लो इंडियन, उसका नाम था मिस बूरल। तो मिस बूरल कमरे से बाहर निकलती थी और कहती थी गवर्नर जनरल साहब ने ये ऑर्डर दिया, और जनाब उस ऑर्डर को मान लिया जाता था। हाँ, ऐसा ही है, सही बात, बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए आप वही समझते थे उनके जुबान, बस वो समझती थी या जो भी करती थी, इसलिए आप हैरान और परेशान, इस मुल्क में हैरान और परेशान ना हुआ करें आप। और बर्रे सगीर की तो हिस्ट्री अजीब है। यहाँ तो रावण की जूतियों ने भी 14 साल हुकूमत की। जी जी, तो इसलिए पाकिस्तान में वो हमारे एक दोस्त थे, मरहूम फौत हो गए, मुल्तान में, मतलब काफी बिजनेसमैन थे, चैम्बर के सदर भी रहे। तो वो उनको एक आदत थी, वो जिसको मिलते थे ना बड़े झुक के मिलते थे। तो मैंने एक दिन मजाक में कहा, मैंने कहा मतलब ख्वाजा साहब, मैंने कहा ख्वाजा साहब आप इतना क्यों हर एक से झुक के मिलते हैं? तो मुझे कहते हैं भाईजान थोड़ा ते पसरा कोई नहीं, तू साथे लड़ते भिड़ते रहना हो, मैं लड़ाई नहीं करेंदा क्योंकि पाकिस्तान इतना कोई पता नहीं कल को केड़ा बंदा क्या बन वने, कौन कल वजीर बन जाए। सही है। अच्छा, मैं तो इस वक्त अपने ताल्लुकात सबसे ठीक रखता हूँ। इसका मतलब रमजान शाह साहब जो थे वो जलील अब्बास साहब के नाना थे, जो एसपी स्पेशल ब्रांच थे, और जिनका नाम किसी न किसी हवाले से लियाकत अली खान के कत्ल में लिया जाता रहा है। वो कुर्बान अली खान डीआईजी थे, बाद में आईजी बने पंजाब के, जिनके नाम पे लाहौर में कुर्बान लाइन है। ये इनका नाम जो है ना, ये कुर्बान अली खान का, वो भी साजिश में शरीक थे। जी जी, कुर्बान अली खान सबसे ज्यादा नाम तो मतलब प्लानिंग में कुर्बान अली खान का आता था ना, कि जी उन्होंने ये सारा मंसूबा तैयार किया था। देख लें, उसी के नाम पे जो कुर्बान लाइन है वहां पूरे पंजाब की ट्रेनिंग होती है, तो क्या बात करें यहाँ कोई। सर ये देखे ना, ये तो फिर होता है ना कि इस मुल्क में मतलब अगर आप इसको थोड़ा, वैसे आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, कभी आप एक काम करें कि 47 से लेकर ना हर उस बंदे का जरा डाटा ढूंढें कि जिन लोगों ने ना इस मुल्क में मतलब इस मुल्क के खिलाफ काम किया, और आपको उनकी नस्लें आज भी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के नजदीक नजर आएंगी, और इस्टेब्लिशमेंट की किताब में अभी भी वही वफादार है। सही बात। और देख लें आपके सामने सिकंदर मिर्जा साहब का लोग कहते हैं जी रिश्तेदारी जोड़ते थे मीर जाफर के साथ, और वो भी इस मुल्क में हुक्मरान रहे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे, बल्कि यूं समझेंगे इस्टेब्लिशमेंट के वफादारों की तो तीसरी नस्ल चल रही है। आप अगर असलम खटक की नस्ल को देख लें, अयूब खान की नस्ल को देख लें, आप इनको देख लें कि जो भी उनके वफादार हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। इसका मतलब हम आजाद नहीं हुए। मुझे याद, हम जब बचपन में सफर किया करते थे ना, लाहौर से मुल्तान आते थे या लाहौर से साहिवाल आते थे, तो जिस बस में सवारियां थोड़ी होती थी ना, वो किसी अड्डे पे खड़े होकर कहते थे अगली बस में बैठ जाओ, इसने नहीं जाना। तो हम इसमें पाकिस्तानी कौम बस सवारियां हैं जो किसी भी वक्त हाँ करे एक बस से दूसरी बस में मुंतकिल कर दी जाती। ऐसे देखें, हमारी ये जो सवारियां हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन सवारियों के मुस्तकबिल का फैसला अभी भी उसी जगह से होता है जहां से 1951 से हो रहा है। एक ड्राइवर और एक कंडक्टर इसके मुस्तकबिल के लिए काफी है। जी जी, वो काफी। तो इसलिए अभी मैं ये समझता हूँ मियाँ साहब कि ये जो निगरान वजीर आजम का फैसला है ना, इस हवाले से, बल्कि आज आपकी मैं तवज्जो, एक और बड़ा इवेंट हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, एक पहली दफा ये इवेंट हुआ है।
उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उस इवेंट में आज फैसला हो गया होगा कि निगरान वजीर आजम किसने बना, और वो इवेंट हुआ है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कि आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सारी कैबिनेट को बमाए वजीर आजम GHQ में बुलाकर उन्हें अलविदाई की जो है ना पार्टी दी है। क्या ये अच्छा जेस्चर नहीं है कि आर्मी चीफ? बिल्कुल बिल्कुल मियां साहब, आप जरूर फरमा रहे हैं। इसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो जहां तक जेस्चर की बात है, तो जैसे आपने बात की, ये अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान आर्मी ने मतलब एक आउटगोइंग गवर्नमेंट को और आउटगोइंग कैबिनेट को एक अच्छे तरीके से सेंड ऑफ किया, रुखसत किया और उन्होंने मतलब उनको अलविदा कहा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो सियासी पहलू। सियासी पहलू ये है कि आप पाकिस्तान के वोटर को ये बता रहे हैं कि ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है, और हमने इन्हें घर इसलिए बुलाया है कि हम ये समझते हैं कि ये काबिल एतबार है। अब पाकिस्तान में ये जो ताकतवर से इशारे जाते हैं ना जी, आपको पता है यहाँ 50% से ज्यादा जो इलेक्शन लड़ने के कैंडिडेट होते हैं ना, वो इशारे देखते हैं कि अगली हुकूमत के लिए किसको इशारा मिला है, तो वो उनका मुंह सूरजमुखी की तरह ना उसी तरफ हो जाता है, उस हवाले से सूरज की तरफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा तारा साहब, ये बताएं, अगर लेट अस से अगर जलील अब्बास जिलानी साहब ही केयर टेकर वजीर आज़म बनते हैं, तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके गिरफ्त ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत नहीं होगी इश्यूज पे? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स बनाएंगे ना, तो 10 में से 9 जलील अब्बास की हैं। सही बात। जितने अभी नाम आ रहे हैं उनमें बेस्ट नाम है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने आपसे बताया है कि एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, उसमें मतलब हमें मतलब बहुत सारी चीजों के साथ साथ अपने जो एलाइड कंट्रीज है ना, उनकी विल को देखना पड़ेगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जलील अब्बास कोई मतलब अच्छा कैंडिडेट नहीं है। आपको देखें, अच्छा कैंडिडेट है तो 2018 में भी वो कंसीडर हुआ, और अब आज 5 साल बाद उसे फिर कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स बनाएंगे ना, तो आउट ऑफ 10 9 पॉइंट्स जो है ना जलील अब्बास की फेवर में है। सिर्फ एक पॉइंट जो है ना, जो इस वक्त इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके अंदर जो हम ऐसा कोई आदमी निगरान वजीर आजम या गवर्नमेंट के नाम पे ऐसा कोई आदमी नहीं दे सकते कि जिसके बारे में इंप्रेशन ये जाए कि इसको अमेरिका से अप्रूवल आए। जलील का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है जलील अब्बास का, कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अमेरिकन लॉबी का है। बहुत शेर हासिल इस पे आपने गुफ्तगू की, और आपकी मालूमात का और आपके इंफॉर्मेशन का और फलो का तो मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा मुतक़िद हूँ। सलामत रहिए, खुदा हाफिज। आपकी ज़रा नवाजी मियां साहब। थैंक यू मियां साहब, बहुत शुक्रिया।